बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी पत्रकार जर्नलिस्ट साथियों को, बहनों और भाइयों को सलाम व आदाब। आप सबका जमात इस्लामी हिंद की इस मंथली प्रेस मीट में हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि आज के प्रेस नोट में हमने 4 इश्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया है और उनमें सबसे पहला इशू हमारी निगाह में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, वो जमहूरी कदरों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो इदारे हैं, जमहूरी इदारे, वो किस तरह कमज़ोर हो रहे हैं और उसके नतीजे में हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ख़ास तौर से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जिस तरह से संजीदा गुफ्तगू और बहस होनी चाहिए बिल्स को पास करने से पहले, अब वो बहस का, डिबेट का माहौल धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है और पार्लियामेंट में हंगामाराई और उसके नतीजे में बार बार एडजमेंट्स और फिर तेज़ी से बग़ैर बहस किए हुए बड़े इम्पॉर्टेंट और अहम इश्यूज़ को बिल की शक्ल में एक्ट्स और बिल पास कर लिए जाते हैं। दूसरा, जो जमहूरी इदारे हैं, जमहूरियत के तहत काम करने वाले इदारे, इंस्टीट्यूशंस, ख़ास तौर से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो इदारे हैं, ये इदारे धीरे धीरे हुकूमत का एक टूल बनते जा रहे हैं। सरकार के हाथों का एक हथियार बनते जा रहे हैं अपने अपोजिशन और अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दबाने के लिए, और जो आवाज़ें अपोजिशन की उठती हैं उनको कमज़ोर करने के लिए, दबाने के लिए। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ख़रीद लिया गया है या खामोश कर दिया गया है, डरा दिया गया है उसको। लेकिन अभी भी आप जैसे बहुत से हौसलामंद और हिम्मत और हौसले से अपनी हक बात कहने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा मीडिया का वो अपनी ज़िम्मेदारी से तकरीबन सबकदोश हो गया है और वो एक तरह से हुकूमत की पीआर एजेंसी या हुकूमत के माउथ पीस के तौर पर काम करने लगा है। तो ये तमाम इदारे, हमारी असेंबली और पार्लियामेंट्स और हमारी एग्जीक्यूटिव और इवन हमारी अदालतें भी अब धीरे धीरे लोगों के और पॉलिटिकल दबाव में काम करने लगी हैं। तो ये जो सिचुएशन है हमारे मुल्क की, ये बहुत तशवीशनाक है और मुझे लगता है कि ये तब होता है जब आवाम अपनी ज़िम्मेदारी से गफलत बरतने लगती है और पॉलिटिकल पार्टी और इक़्तिदार में बैठे लोगों को आज़ाद छोड़ देती है। जमात इस्लामी हिंद ये समझती है और आपके ज़रिए से ये पैगाम पहुंचाना चाहती है मुल्क की आवाम तक कि मुल्क की आवाम को इस जमहूरियत को बचाने के लिए बेदार रहना पड़ेगा। हुकूमत की कारकर्दगी और कार्रवाई और तरीक़े पर निगाह रखनी पड़ेगी और गलत ट्रेंड्स को और गलत चीज़ों को रोकने में आवाम को आगे आना पड़ेगा। दूसरा जो अहम इशू है जो हमने लिया है वो महंगाई और जीएसटी में जो हालिया तब्दीलियां की गई हैं। हम देख रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसमें जो प्राइस राइज़ हुआ है उसकी रेट 6% से भी ज़्यादा है, जो एक मिनिमम होता है उससे बहुत ज़्यादा है। और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि जो बुनियादी जो हमारी सहूलतें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पर कीमतों में तेज़ी से इजाफ़ा बहुत ही करीब मुस्तकबिल में होने वाला है।
डीजल और पेट्रोल, और दूसरी जो एक्साइज ड्यूटीज़ जो इस पेट्रोल पर है वो 50% के आसपास है। तो उसके नतीजे में इसके अलावा एक बड़ी तब्दीली पिछले दिनों में जो आई है वो ये है कि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें, फूड ग्रेन्स वगैरह, पहले ब्रांडेड उस पर वो जीएसटी के दायरे में आते थे, अनब्रांडेड जीएसटी के दायरे में नहीं आते थे। अब इन्होंने अनब्रांडेड पैकेज्ड जो पैकेट्स हैं और ग्रेन्स हैं, दूसरी खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको भी जीएसटी के दायरे में लाकर 5% जीएसटी उस पर लगा दिया है, जिसके नतीजे में आम आदमी के लिए, आम इंसानों के लिए, आम शहरियों के लिए हर चीज़ में कीमतों में इजाफ़ा होगा और इसका फ़ायदा कॉरपोरेट को, इनडायरेक्टली कॉरपोरेट को इसका फ़ायदा होगा। हमें मालूम है कि जो बुनियादी चीज़ों में जो ब्रांडेड पैकेट और पैकेज्ड फूड है वो सिर्फ 10% है मार्केट में, बाकी 90% जो है वो अनब्रांडेड था, जो पहले जीएसटी से फ्री था। अब उस 90% को भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है और उसका बार आम लोगों पर भी पड़ेगा और बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ेगा, ख़ास तौर से गरीबों और कमज़ोर तबकात के लोगों पर। तीसरा अहम इशू जो हमने लिया है वो है मनरेगा की जो स्कीम है, जो हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की तारीख़ में रूरल आवाम के लिए, रूरल और गरीबों के लिए एक बड़ा सहारा देने वाली और सब तक एक मिनिमम वेजेस को पहुंचाने वाली एक स्कीम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी एक्ट के तहत मनरेगा जिसको हम कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मनरेगा के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत का रवैया बदलता जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो फ़ंड्स रिलीज़ होने चाहिए इसमें, वो फ़ंड्स रिलीज़ होने में देरी हो रही है और बड़ी तादाद में फ़ंड्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों तक उनकी उजरत और उनका पैसा आवाम तक नीचे नहीं पहुंच पा रहा है। और इसका अंदाज़ा भी डेटा से मालूम होता है कि 2015 में 1.64 करोड़ लोग जो हैं वो मनरेगा के लिए अप्लाई कर रहे थे और 2022 में ये तादाद बढ़कर 3.07 करोड़, तकरीबन डबल हो गई। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये स्कीम कितनी ज़रूरी है और कितनी ज़रूरत है इसकी। और जमात इस्लामी हिंद तो इस बात का भी मुतालबा करती आई है कि ये स्कीम सिर्फ रूरल के लिए ना हो, बल्कि इसके पैरेलल अर्बन पुअर के लिए भी ऐसी स्कीम लाई जानी चाहिए, जिससे अर्बन एरियाज़ में रहने वाले जो गरीब मज़दूर और बहुत ही लो इनकम ग्रुप्स हैं उन तक भी इस तरह के चीज़ें पहुँचें और इस जैसी कोई स्कीम अर्बन सेक्टर के लिए भी, अर्बन एरिया के लिए भी लाई जानी चाहिए। तो हुकूमत का ये जो रवैया है, जिससे एक बड़ी रकम जो है स्टेट्स को नहीं पहुंच पा रही है, उसकी वजह से लोगों में काफ़ी बेचैनी है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। एक आखिरी इशू जो हमने इसमें शामिल किया है वो यकीनन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा जज्बाती इशू भी है कि हमारे मुल्क से बहुत तालीम याफ्ता, हाईली प्रोफेशनल लोग और अच्छे मालदार और खुशहाल लोग, ख़ास तौर से नौजवान, बड़ी तादाद में हमारा मुल्क छोड़कर, मुल्क की शहरियत छोड़कर दूसरे मुल्कों की सिटीज़नशिप अख्तियार कर रहे हैं। ये पहले भी होता था, लेकिन 2014 से ये सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पहले लोग जाते थे, काम करते थे और कुछ वक्त के बाद यहाँ आकर सेटल होते थे। यकीनन ब्रेन ड्रेन पहले भी होता था, लेकिन ये 2014 के बाद जो फिनोमिनल जो राइज़ हुआ है, और डेटा बताता है कि 2014 के बाद 9 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने इंडिया की सिटीज़नशिप को सरेंडर किया है और दूसरे मुल्कों की सिटीज़नशिप को उन्होंने अख्तियार किया है। और पिछले 5 सालों का डाटा जो आया है उसमें 6 लाख से ज़्यादा इंडियंस ने अपनी इंडियन सिटीज़नशिप को सरेंडर किया
और दूसरे मुल्कों की शरीयत अख्तियार कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है 40%, और उसके अलावा कनाडा है, स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे और ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके, इंग्लैंड है। तो बहरहाल ये हमारे लिए बहुत तशवीश की बात है कि हम अपने मुल्क में बाहर के टैलेंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो खुशहाल तबका है, हमारा जो नौजवान जो इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा एसेट हो सकता है, वो बड़ी तादाद में हमारे मुल्क की सिटीज़नशिप को छोड़ रहा है। और उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है उसको भी बड़ा दखल है उसमें, और यहाँ जिस तरह डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशंस का जिस तरह से डिके हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, वो पहलू भी सामने है। और फिर ये नफ़रत का बढ़ता हुआ माहौल और दूसरी चीज़ें जिसकी वजह से हमारे मुल्क की तरक्की और हमारी हुकूमत की जो पॉलिसी और रवैया है, ये तमाम फैक्टर उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन 2014 से अब तक ये जो फिनोमिनल राइज हुआ है, तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने सिटीज़नशिप छोड़ी है, ये हमारे लिए तशवीश की और अफसोस की बात है। और आपके ज़रिए से हम ये बात हुकूमत को भी पहुंचाना चाहते हैं कि इस सिलसिले में कोई संजीदा कदम ज़रूर उठाना चाहिए कि हम अपने टैलेंट्स को और अपने ह्यूमन रिसोर्स और एसेट को हम बचा सकें, ताकि इस मुल्क को हम तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकें। तो ये चंद बातें थी। अब इंशाअल्लाह आप हज़रात के लिए सवालात का मौका होगा। हमारे साथ हमारे नायब अमीर एस अमीनुल हसन साहब और हमारे नेशनल अफेयर्स के सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद साहब भी मौजूद हैं। तो आपको सवालात के लिए दावत है। आसिम सैयद, रोजनामा खबरें। सर, सवाल ये है कि पिछले दिनों में मौलाना मौदूदी या सैयद कुतुब की किताबों के हवाले से पूरे मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आनन फानन अपने यहाँ से सिलेबस से उन चीज़ों को हटा दिया है। इस मामले पर सैयद कुतुब और मौलाना मौदूदी की फिक्र के आप लोग कस्टोडियन हैं, अमीन हैं। इस हवाले से आप लोगों का अब तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इस खामोशी की क्या वजह है? देखिए, इसी से हम आपको भी बचाना चाहते हैं कि जो मुल्क के अहम इश्यूज़ हैं और मुल्क के जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, उनसे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें बराबर लाई जा रही हैं, जिससे लोग इमोशनली और जज्बाती तौर पर उलझें और अहम इश्यूज़ की तरफ उनकी तवज्जो न हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको भी हम यही कहेंगे कि जो अहम इश्यूज़ हैं इस मुल्क के, उन पर तवज्जो होनी चाहिए। वो एक एकेडमिक किस्म का इशू है। कुछ लोगों ने एक ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर को। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में उनका एक तरीक़ा है कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। उनकी सीनेट होती है, एकेडमिक काउंसिल होती है, वहाँ हर साल चीज़ें बदली जाती हैं, तब्दीलियाँ की जाती हैं। वो रूटीन चीज़ है, लेकिन एक ख़त लिखकर उसको एक सेंसिटाइज़ करने की कोशिश जिस तरह से हो रही है, तो ये हम समझते हैं कि एक नॉन इशू को एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ का काम है, एकेडमिक काउंसिल्स का काम है, वो तय करेंगी कि कहाँ क्या पढ़ाया जाएगा और किस तरह पढ़ाया जाएगा। तो हम ये समझते हैं और जमात इस्लामी ये बात समझती है कि अहम इश्यूज़ से मुल्क की तवज्जो नहीं हटाई जानी चाहिए। इसीलिए हमने आज के प्रेस नोट में भी आपने देखा होगा, इस तरह के इश्यूज़ का हमने जिक्र नहीं किया है। तो जिस लेवल का इशू था उस लेवल का रिस्पांस हमने दिया और बात हो गई। सर, आपने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी पर हमें नजर रखनी चाहिए। सर, अगर सर हुकूमत की कारकर्दगी पर हम नजर रखते हैं और तो उनके खिलाफ हम कुछ बोलते हैं सबके साथ साथ, तो हुकूमत तो कबूल नहीं करती, जेल हो जाती है। फिर जो लोग बोलते हैं हुकूमत के खिलाफ, तो सर इसके लिए क्या राय अमल क्या करना चाहिए? सर एक बात। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि यहाँ से जो शहरी हिंदुस्तान के शहरी जो बाहर जा रहे हैं सर, तो इसलिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सहूलत नहीं मिल रही। सहूलत। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हो गद्दार वतन है फिर वो, अगर हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं तो। नहीं, गद्दार वतन कैसे कहेंगे? और सर हिंदुस्तान से उनको मोहब्बत होनी चाहिए ना, यहाँ से काम करना चाहिए हिंदुस्तान में रहकर। और दूसरी बात, और सर जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो सही फैसले नहीं करते थे, उसके लिए आप क्या कर सकते हो बताइए आप? जी, वही हम आपसे भी पूछना चाह रहे हैं कि ये सब आपका, हमारी सबकी ड्यूटी जिम्मेदारी है कि हुकूमत की कारकर्दगी पे निगाह रखें,
और जहाँ जैसी आवाज़ हम जो उठा सकते हैं वो हम उठाएंगे, आप जहाँ आवाज़ उठा सकते हैं आप उठाइए, आप जहाँ लिख सकते हैं आप लिखिए, आप जहाँ बोल सकते हैं आप बोलिए। और ये एक तरीका है डेमोक्रेसी में, और कोई तरीका नहीं है। और डरने की बात नहीं है कि ये हो जाए वो होगा, बहरहाल ये तो करना है इस मुल्क के लिए। ये आपने कहा citizenship, people are renouncing citizenship, nearly 1 million people, and you have also mentioned that there is an economic and social reasons. Do you have any specific data to support this claim that because of economic situation or the communal angle, is there any specific data? डेटा तो हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, डेटा तो सिर्फ इसका मौजूद है कि कितने लोगों ने छोड़ा है। But you have mentioned that because of the economic situation or because of the communal situations, people are renouncing their citizenship. ये हमारा अंदाज़ा है, और जो कुछ मीडिया में छप रहा है, आ रहे हैं, जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं, उससे यही अंदाज़ा होता है। अगर और इसके अलावा और कोई फैक्टर हो तो हम जानना चाहेंगे आपसे। अमित शाह ने अभी कहा है कि एनआरसी और सीए को लागू किया जाएगा कोविड से निपटने के बाद। तो क्या अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो क्या फिर उसी तरह की किसी तहरीक की जरूरत होगी? जी, फिर उसी तरह की तहरीक की जरूरत होगी मुल्क को? देखिए, वो तो वक्त बताएगा, हुकूमत का रवैया बताएगा कि आवाम को क्या करना होगा। इंजीनियर साहब, मैं खुर्रम शहजाद न्यूज़ 18 से। क्या आपको लगता है कि सरकार जो घर घर तिरंगा मुहिम चला रही है और देशभक्ति के लिए जगाने के लिए जो काम कर रही है, क्या आप लोग उसका समर्थन करेंगे? इसका समर्थन और विरोध करने का मसला ही नहीं है। किसको नहीं मालूम है कि तिरंगा हमारा झंडा है, हमारे मुल्क का झंडा है, और जब से मुल्क आज़ाद हुआ पूरा मुल्क तिरंगा फहराता है। अब ये एक नई मुहिम चलाकर आप एक सिंबॉलिक और एक टोकनिज़म को जो का माहौल बना रहे हैं और असल इश्यूज़ से लोगों को हटा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ये लोगों को कौन सिखाएगा कि तिरंगा फहराना चाहिए और हमारी इंडिपेंडेंस का डे मनाना चाहिए? तो डे 1 से जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है पूरा मुल्क करता आया है। हुकूमत को वो काम करना चाहिए जिस काम के लिए हुकूमत चुनी गई है। हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए है, हुकूमत आवाम के मसाइल को हल करने के लिए है, लोगों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए है। जो मसाइल और बेरोज़गारी के और महंगाई के और दूसरे जो मसाइल हैं उनको हल करने में हुकूमत संजीदगी दिखाए, और ये इस तरह की चीज़ों में लोगों को उलझाना ठीक नहीं है। तो आवाम सब कर रही है पहले से। इसको आप टोकनिज्म या कॉस्मेटिक एफर्ट? बिल्कुल बिल्कुल। तिरंगा के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि हर दिल में तिरंगा है। हमें हर घर में तिरंगा से ज़्यादा हर घर में नौकरी चाहिए, उसके लिए हुकूमत कुछ करे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि टोकनिज़म में हर घर में नौकरी दें। यह मुश्किल काम है, हुकूमत नहीं करना चाहती, सीरियस नहीं है। तिरंगा एक टोकनिज़म में चाहते हैं कि भाई हर घर में हो जाए। हम उनको बताना चाहते हैं कि हर घर में नहीं, हर दिल में तिरंगा है। तो भगवा को राष्ट्रीय ध्वज भी बनाने की बात होती है। हाँ, ये होना चाहिए। हो चुका हूँ मैं, क्या चाहिए? जो लोग आज 75 साल पर जैसे जन्मदिन जो मना रहे हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी लोग, हिंदू संगठन के लोग जो भगवा को राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, बहरहाल लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग गोडसे को भी कुछ बड़ा आदमी मानते हैं, कहते हैं, तो बहरहाल वो इस मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं करते। जो गोडसे की तायद करते हैं या गोडसे की आइडियोलॉजी की तायद करते हैं या इस मुल्क में नफ़रत की तायद करते हैं, कोई बात कह सकता है, बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट दिस कंट्री। अमीनुल हसन साहब आमतौर पे मुस्लिम तंजीमें मोदी साहब से मुलाकात नहीं करती हैं। जो मतलब रिलायबल तंजीमें हैं, मिलते तो बहुत लोग हैं, जो मिलते हैं, जो कभी किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस टाइप की चीज़ों में, फिर उन पर शक होने लगता है कि ये लोग टेंटेड हैं, मशकूक लोग हैं ये लोग। तो फिर कौन मुसलमान रिलायबल है, कौन मशकूक है, ये कैसे तय हो? हमने कभी तय नहीं किया कि हम मोदी जी से मुलाकात नहीं करेंगे। ज़रूर मुलाकात करेंगे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जब भी वक्त की ज़रूरत होगी हम करेंगे। कोविड के ज़माने में ऑनलाइन ही मुलाकात हो सकती थी, ऑफलाइन नहीं हो सकती थी। तो मोहतरम सलीम इंजीनियर साहब ने डिफरेंट रिलीजन के ज़िम्मेदारों को 8-9 लोगों को जमा किया था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने टाइम दिया था और उन्होंने हमें 35 या 40 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा हमारे सेशन में रहे और सारे मज़ाहिब के लीडरों ने जो कुछ कोविड के ज़माने में हुकूमत से मिस हैंडलिंग हुई उस पर जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने सुना, बहुत अच्छे तरीके से सुना और फिर उन्होंने अपनी बातें बयान की और बताया कि हम जितने NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, मुसलमानों के, हिंदुओं के, दीगर लोगों के, जो समाज में अपना फुट प्रिंट रखते हैं और वो रखते हैं, फुट सोल्जर्स रखते हैं,
और हमारे पास नज़्म है, पैसे हैं, सब कुछ है, स्कीम है, लेकिन उन स्कीम को नाफिज करने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, ये उन्होंने फरमाया था। इसमें एक बात और याद दिला दूं, हम पहले भी कहते रहे हैं, जमात इस्लामी हिंद इस मुल्क में जो भी गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट समझती है, और जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो हम सब के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनसे बात करना हमारा राइट है, बात करना भी, और अपनी शिकायतें या अपनी जो भी चीज़ें हैं, तो हम हमेशा उसके लिए ज़रूरत पड़ने पर तैयार हैं, लेकिन हम एजेंडा और इश्यूज़ पर बात करने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ तस्वीर और फ़ोटो के लिए या एक ऑप्टिक्स के लिए या दूसरे बाहर के मुल्कों को दिखाने के लिए कुछ चीज़ें हो, उस तरह की चीज़ों के लिए हम तैयार नहीं हैं। इश्यूज़ पर संजीदगी से जब भी बात होगी हम ज़रूर करेंगे, और जैसा कि आपने बताया एक मौका मिला था ऑनलाइन, वो पर बात की गई। ये हुकूमत हिंद का एक बार फिर ये आया है, रिट्रेशन आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तब तक हम इस सिलसिले में आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि स्टेक होल्डर्स न चाहेंगे। तो आप उनके इस पॉजिटिव बयान पर हाउ डू रिएक्ट? ये बयान जैसा आप बता रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये एक दस्तूर में लिखी हुई बात है कि कॉमन सिविल कोड या दूसरे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जिन चीज़ों का वादा किया गया है उसके बारे में ये कंडीशन है कि जितने भी मुताल्लिक लोग हैं उनके मशवरे और उनकी सहमति के बाद ही ऐसी कोई चीज़ लाई जा सकती है। तो उन्होंने उसको दोहराया है, और यही हमारा स्टैंड है कि जब तक सब लोगों की सहमति से कोई चीज़ बनती है तो वही कबूल की जा सकती है। हम ये कहना चाहेंगे कि क्यों सिविल कोड ही यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म इनकम कोड क्यों नहीं होता है, यूनिफॉर्म कार कोड क्यों नहीं होता? कोई बहुत भारी कार में फिर रहा है, कोई बहुत सस्ती कार में फिर रहा है, सब इंडियंस है, सबके लिए यूनिफॉर्म कार कोड क्यों नहीं होता है? सबके लिए यूनिफॉर्म हाउसिंग कोड क्यों नहीं हो रहा है? फुटपाथ पे तो काफ़ी बड़ी आबादी पड़ी हुई है, तो ये तो हमें समझना चाहिए। हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं तो आखिर वहीं क्यों ले जाकर अटेंशन को डाइवर्ट किया जाता है? हम तो यूनिफॉर्म इनकम पॉलिसी के हक़ में हैं, तो उसके लिए जो यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए सबके लिए, नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में, तो ये असल मुद्दे हैं। इन सब को हटाने के लिए इस तरह के इश्यूज उठाते हैं। मेरा छोटा छोटा 3 सवाल है। पहली बात ये कि हिंदुस्तान में रोलर टैक्स, साइमन एक्ट और डांडी यात्रा हो चुकी है। वो डांडी यात्रा हुई थी नमक की वजह से, जब नमक पे एक टैक्स लगाया गया था। अभी खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाया गया, दही पर, दूध पर और अनाज पर। तो क्या मुल्क एक बार फिर आजादी की उस तहरीक की तरफ बढ़ रहा है क्या? पहला ये सवाल है कि जब आम आदमी की रोजी रोटी का सवाल है, उसकी थाली में खाने का सवाल है, तो क्या मुल्क एक बार फिर आजादी की तरफ बढ़ेगा? दूसरी बात ये कि अभी मुस्लिम कहना चाहिए दानिश्वरों की और उलमा की एक मीटिंग हुई जिसे नाम दिया गया, तमाम मज़ाहिब की उसको एक नाम दिया गया। तो सवाल यह है कि वो पूरे के पूरे में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि एक मुसलमानों की तंजीम जो साउथ में काम कर रही है उस पर पाबंदी आयद की जाए। इस तरह का माहौल उससे उभर के आया है, इस तरह की बात आई। तो जमात इस्लामी का इस बारे में क्या अपना सोचना है, उसका क्या एक्शन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने जो पहली बात कही है वो यकीनन बहुत सीरियस है कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और आवाम के लिए बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं, और यही वजह है कि जब आवाम अपनी ज़िम्मेदारी और अपने राइट से जब गाफिल होने लगती है तो फिर हुकूमतें एरोगेंट हो जाती हैं। हिंदी में कहें तो निरंकुश हो जाता है शासन, जब लोग बोलना छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं और एक हद पार हो गई है, और शायद अब आवाम जो है बहुत संजीदगी से इन मसाइल का हल चाहते हैं, और मुझे लगता है कि हुकूमत आवाम की इस बेचैनी को उसे समझना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही है, ऐसी बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कराई जाती हैं, कौन कराता है वो सब हमको जानते हैं, लेकिन जो बात आपने कही है हमें नहीं मालूम वहाँ
क्या रिजोल्यूशन आया वो कोई उसकी तस्दीक नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, जो बैन करने वाली बात आपने उठाई है उसकी तस्दीक नहीं हो रही है कि वो रिजोल्यूशन में है कि नहीं है, किसने कहा है वो आप ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन हमारा मौका उस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले वाज़े हो चुका है, और वो ये है कि हम बैन की मेंटलिटी को एक फासिस्ट मेंटलिटी समझते हैं। बैन करने की जो मेंटलिटी है वो एक फासिस्ट मेंटलिटी है। इस मुल्क में अगर कोई गैर कानूनी काम किसी भी तंजीम का कोई आदमी करता है, साबित होता है, तो उसके लिए कानून मौजूद है और उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बैन की मेंटलिटी है उसको हम एक फैसिस्ट और एंटी डेमोक्रेटिक मेंटलिटी समझते हैं, चाहे वो किसी भी तंजीम के बारे में हो। इंजीनियर साहब, मेरा एक सवाल जरूर। नैयर आगम मिले टाइम से सर, आप जब हमें संबोधित कर रहे थे तो कह रहे थे कि सदन में आजकल ज्यादातर कानून बिना बहस के पास करा दी जाती है। अभी मानसून सत्र चल रहा है, इसमें देख रहे हैं कि संसद की ज्यादातर कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, तो क्या सर इसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है या विपक्ष भी जिम्मेदार है? वैसे तो दोनों जिम्मेदार हैं, मगर हर चीज़ में जब दोनों बात कहते हैं तो सरकार ज़्यादा जिम्मेदार होती है, क्योंकि हाउस को चलाना, हाउस में जो नाराज़गी है उसको एड्रेस करना, अपोजिशन पार्टीज़ के कुछ इश्कालात हैं तो उनको मुतमईन करना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। तो यकीनन दोनों की वजह से माहौल बिगड़ता है, लेकिन अल्टीमेट ज़िम्मेदारी हाउस को चलाना, ऑर्डर में लाना और संजीदा डिबेट और बहस करना कराना, ये गवर्नमेंट की और उस हाउस का जो स्पीकर है उसकी ज़िम्मेदारी होती है।